नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। बिहार के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने आज पटना के प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। उन्होंने बताया कि किस तरीके से बीजेपी 9 जून को वर्चुअल रैली करेगी, तो बड़ी रैली करने वाली है बीजेपी, वर्चुअल रैली होगी है। और इस दौरान उन्होंने जो सरकार है, केंद्रीय सरकार के द्वारा किए गए कामों की सराहना की और उनके कामों को गिनाया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, जरा वो सुनिए। जितना भी शिशु मुद्रा लोन है, लघु उद्योग के लिए जो भी है, मध्यम उद्योग के लिए है, वो सब जो है बिहार के कोई भी व्यक्ति जो लाभान्वित होना चाहे वह हो सकता है। दूसरी बात, अगर आप ध्यान से देखें तो बिहार का जितना किटी का हिस्सा बनता है केंद्र सरकार का, उससे हम सबों ने ज्यादा दिया। यह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की देन है कि हम 86,000 करोड़ रुपए बिहार को दे रहे हैं। बिहार तीसरा बड़ा राज्य है, तो भी हम मध्य महाराष्ट्र के मुकाबले, हमसे बड़ा स्टेट महाराष्ट्र है, तो भी महाराष्ट्र के मुकाबले हम 30,000 करोड़ रुपए अभी इस वर्ष ज्यादा बिहार को दिए हैं। उसके अलावा 1.5 लाख करोड़ का पीएम पैकेज अलग से बिहार को मिला है। तो बिहार की जो केंद्र में हिस्सेदारी बनती है उसका लगभग 1.5 से 2 पैसा केंद्र सरकार ने बिहार सरकार को दिया है। सर, क्या इतनी राशि मिलने के बाद भी जायसवाल जी राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो केंद्र से फरियाद कर रही है कि मदद के लिए केंद्रीय योजना की सारी राशि का वहन करने का गुहार लगा रही है, तो आखिर क्या है? देखिए, आज भी अगर बिहार की स्थिति देखिए तो बिहार में 24 से 26% राशि बिहार सरकार अपने संसाधनों से लाती है और 74% राशि बिहार को केंद्र सरकार देती है। अगर आप उल्टा इसका महाराष्ट्र देखें तो महाराष्ट्र में केवल 26% राशि केंद्र सरकार लगाती है और बाकी 74% राशि महाराष्ट्र अपने संसाधनों से देती है। तो आप ये दो उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आप समझ सकें कि बिहार को कितनी बड़ी मदद केंद्र सरकार से कोई प्रपोजल नहीं आया उद्योग विभाग की तरफ से। देखिए, इसमें जो भी उद्योग जिनको लगाना है उन सभी को जो भी प्रपोजल होगा वह बैंकों को करना है। और ये जो बिहार ये जो पैकेज है 20 लाख करोड़ का, यह मूलतः जैसे हमारे रेहड़ी वालों से लेकर लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, MSME लगाने के लिए, और उसमें जो भी ज्यादा मदद चाहेंगे केंद्र सरकार हर हालत में करेगी। भाजपा की क्या तैयारी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का तरीका है उसमें भारतीय जनता पार्टी सदैव चुनाव के लिए तैयार है। इस विपरीत परिस्थितियों में, कोरोना में भी एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने मंडल अध्यक्षों तक से जुड़ा था। और कल मन की बात जो माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ है, 38,000 तस्वीरें मेरे पास मौजूद हैं जो बूथों पर हुई। सही है कि 55 से 60,000 बूथों पर मन की बात का कार्यक्रम हुआ है, वहाँ हमारे सप्तऋषि बैठे हैं और जाहिर बात है जब बूथ पर 7 हमारे पदाधिकारी बैठेंगे तो वह माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात तो सुने ही सुनेंगे। उसके अलावा जो उस बूथ को लेकर के पार्टी की तैयारी है उसकी भी चर्चा हुई है और उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। डिजिटल चुनाव के लिए आप तैयार हैं या फिर आप उसके पक्षधर हैं? आप डिजिटल चुनाव प्रचार पूछना चाह रहे हैं या डिजिटल चुनाव? डिजिटल वोटिंग की बात भी हम लोग कर रहे हैं। नहीं, वो देखिए, उसके लिए जब तक सुप्रीम कोर्ट आधार कार्ड को वेरीफाई नहीं करता है, आज आधार कार्ड मैंडेटरी है केवल केंद्र सरकार या बिहार सरकार, राज्य सरकारों की योजना का लाभ लेने के लिए। तो अभी इस तरह की बात करने का तो समय नहीं है, पर चुनाव प्रचार में डिजिटल चुनाव प्रचार की बहुत बड़ी भूमिका होगी, इसका मुझको पूरा विश्वास है।
बाकी तो सब चीज चुनाव आयोग को तय करना है। मैं चुनाव आयोग अध्यक्ष जी चुनाव होंगे। तेजस्वी यादव पर केस हुआ लॉकडाउन को लेकर, आपके विधायक ने लॉकडाउन जब तोड़ा तो उनके बॉडीगार्ड को निलंबित किया गया, उनके ड्राइवर को निलंबित किया गया, लेकिन संजय शर्मा, माफ कीजिएगा, अनिल शर्मा पर अभी तक कोई कार्रवाई बीजेपी ने नहीं किया। देखिए, किसी की भी पत्नी अगर या बेटी बीमार है तो हर व्यक्ति को हक है कानूनन जा करके उसकी चिंता करने का, और एक आम नागरिक के नाते वो उसका अधिकार है। आम नागरिक से बाहर अगर वह कोई सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहा है तो वो सरकारी तंत्र समझेगा, लेकिन एक आम नागरिक के नाते आपकी भी बेटी बीमार होगी तो आपको पूरा हक है उसको जाने का। ठीक है, दूसरा सवाल तो यही कि पप्पू पांडे पर आपकी पार्टी ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। देखिए, अब अगर जिसने भी आप, एक तो मैं बता दूं कि अगर तेजस्वी जी के कहने से कोई अपराधी और नॉन अपराधी हो तो उस हिसाब से तो हमारे यहाँ तब तो सुप्रीम कोर्ट ही को से फिर पूछना पड़ेगा कि शहाबुद्दीन को तो तेजस्वी जी अपराधी मानते ही नहीं है, अपने पिताजी को भी अपराधी नहीं मानते हैं जो इतने सालों से बंद है। तो कानून, इस सरकार में कानून अपना काम करता है। कानून के जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसको हर हालत में सजा होगी, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं कहे कि यह दोषी है, यह निर्दोष है। तेजस्वी यादव जी हमेशा कहते हैं कि शहाबुद्दीन जी निर्दोष है, तो इसका क्या मतलब है कि वो निर्दोष हो गया और किसी को वो अपराधी कहे तो वो अपराधी हो गया। कानून को अपना काम करने दीजिए, जो कानून में दोषी होगा हर हालत में सजा। पप्पू पांडे को आप क्लीन चिट दे रहे हैं? मैं किसी को, मैं कौन होता हूँ क्लीन चिट देने वाला या अपराधी बताने वाला? या तो पुलिस को तय करना है, पुलिस जो तय करेगी, पुलिस के जो चार्जशीट में आएगा उस हिसाब से कार्रवाई होगी। सर, गोपालगंज के बीजेपी नेता कृष्णा साई की भी हत्या हुई है, उनकी पत्नी ने भी अमरेंद्र पांडे पे ही आरोप लगाया है। उसने, उनकी पत्नी ने कहा कि बीजेपी से हमें उम्मीद है कि हमें न्याय दिलाएगी। देखिए, पुलिस, इस सरकार में न्यायिक व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था पूर्णतः निरपेक्ष है, और जो भी व्यक्ति दोषी होगा हर हालत में उसको सजा मिलेगी। पर यह पुलिस के जांच करने का विषय है कि कौन दोषी है कौन निर्दोष। जांच में इतना विलंब क्यों हो रहा है? पूछताछ तक अभी तक नहीं हो पाई है, विधायक को बुलाया तक नहीं गया है, ये क्या दर्शाता है? मैं यहाँ पे पार्टी या प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर हूँ, जो भी हो रहा है उसका उस विभाग के सरकार के मंत्री बिल्कुल, मैं पार्टी हूँ, मैं सरकार की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, लेकिन इस विषय में मैंने पूछताछ नहीं की है। और इस सरकार के 15 वर्षों का इतिहास देखिए, दोषी कोई भी व्यक्ति हो आज तक उसको नहीं बख्शा गया। पंडित जी, गिरिराज सिंह ने शहीद की दर्जा देने की बात कही है, आरजेडी ने सवाल उठाया है। मैंने अभी देखा नहीं है, मैं देख के तभी मैं टिप्पणी अच्छा जी, ये जो एक साल पूरा हुआ है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जेपी नड्डा जी क्या कोई डिजिटल रैली भी करने वाले हैं, वर्चुअल रैली? बिल्कुल, बिहार में वर्चुअल रैली होगी और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी 9 तारीख को वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और फेसबुक लाइव के माध्यम से बिहार को संबोधित करेंगे। और हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि कम से कम 1 लाख लोग उनका संबोधन डिजिटल माध्यम से। कितनी रैलियां होंगी सर? बड़ी रैली 2 होगी और सभी 243 विधानसभाओं में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल रैली होगी। चलिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 9 तारीख तो आपने सुना कि संजय जायसवाल क्या कुछ कह रहे हैं। दरअसल बीजेपी बिहार में किस तरीके से अब आगे काम करेगी, क्या कुछ करेगी, इस पर तमाम बातें होती रही हैं। अब इसी साल 2020 में बिहार विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। हालांकि होंगे या नहीं होंगे ये अभी तय नहीं हो पाया है, लेकिन स्थितियां सामान्य हो रही हैं। तो अब जो चुनाव आयोग है वो इस पर अनुशंसा लेगी और किस तरीके से काम होगा वो फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी अपनी तैयारियों में जुट गई है, ऐसा जानकारों का कहना है। ऐसा जानकार ये कह रहे हैं कि बीजेपी लगातार अपने जो कार्यकर्ता हैं उन तक पहुंच रही है और अपने कार्यकर्ताओं से जुड़ रही है। बूथ स्तर पर कमेटी के जो सदस्य हैं उनसे बातचीत हो रही है। तमाम जिलों के जिला अध्यक्षों को कई टास्क दिए गए हैं और अब 9 जून को वर्चुअल रैली करेगी बीजेपी। तो देखना होगा कि उस रैली से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।
है।